Good evening, everyone. Yeah, good evening. And let's get active. Let's get active. बहुत important है आज का क्लास. Pens in your hands, notebooks beside you. आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया इक्विलिब्रियम बाय वन एंड ओनली योर ओन मंजोत सर, है ना. इसके अंदर हम लोगों ने आयोनिक इक्विलिब्रियम को सबसे पहले अनकर्टेन किया. दैट्स द सेकंड पार्ट ऑफ योर बेसिकली इक्विलिब्रियम चैप्टर. ओके, सो इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम हम समझ के आए हैं और आपने वीडियोस में देख भी लिया होगा कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट था केमिकल इक्विलिब्रियम समझना, क्योंकि जब तक वो समझ में नहीं आएगा आयोनिक में तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो जिन लोगों का केमिकल इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा भी वीक चल रहा है वो वापस से वीडियोस को देखें. यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई कैन गिव यू द वीडियोस आफ्टर सीइंग योर अटेंडेंस. इफ यू आर परफेक्टली अटेंडिंग द क्लासेस तो वो वीडियोस मैं वापस आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ. आप वापस से देखने का कोशिश करिए एंड ट्राई टू सॉल्व केमिकल इक्विलिब्रियम एज मच एज पॉसिबल टिल ले शैटलर्स प्रिंसिपल. ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन के अंदर तो हमने आपको बताया था फैराडे भाई साहब आए, उन्होंने तबाही मचा दिया. सब्सटेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. कौन कौन से दो सब्सटेंसेस थे? कम ऑन, फटाफट जल्दी से, चैट बॉक्स ओपन है एंड इफ एनीबॉडी वांट्स टू आंसर ऑन द माइक आल्सो आई एम अवेलेबल. कम ऑन, two types of substances. Yes, Debulina, jaldi. Electrolytes and non-electrolytes. Very nice, superb. Can anybody tell me what are electrolytes? Can anybody tell me what are non-electrolytes? Yes, Moksha, go ahead, jaldi. Electrolytes are the substances which help to pass the electricity. Very nice. Or the non-electrolytes are the substances which do not conduct electricity. Great. तो electrolytes conduct क्यों करते हैं? उसका रीजन माइकल फैराडे, सिंस ही वाज अ फिजिसिस्ट, उन्होंने बता दिया कि उसका रीजन है कि भाई जब भी आप उनको अपने एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं. गलती से भी मेरे प्यारे बच्चे, गलती से भी यहाँ पर ये थंब रूल मत बना लेना कि जो आपके आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो ही इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाए जाते हैं. नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. तो गलती से भी जिसने भी ये हैशटैग वगैरह बना के लिख दिया, मैंने कहीं पे भी वीडियो में ऐसा नहीं बोला है कि आयोनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स. नो, देयर आर कोवलेंट कंपाउंड्स आल्सो जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल हमने HCl का एग्जांपल लिया था. इट्स अ कोवलेंट कंपाउंड, बट जब आप इसको पानी में डालते हो तो ये H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होता है, ये अपने आयोनिक फॉर्म में जाता है. And the reason for this I gave you the electronegativity difference. मैंने दो रीजन लिखे थे, एक था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और दूसरा था डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. किसका? पानी का, जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट 80 के बराबर होता है. अब ये क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैसे 80 आया, वो सब चीजें फिजिक्स में आप डिराइव करने वाले हो. सो दैट इज व्हाई आई डिड नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू दैट पॉइंट. इज दैट क्लियर? बट जहां पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लार्ज है और जब हम उसको पानी में डालेंगे तो वो 100% अपने आयंस में जाएगा, irrespective of it is an ionic compound or a covalent compound. This is the point which you have to note down as a star mark, that ionic compounds are the compounds only known as electrolytes. No, not at all. It depends on various other factors, but yes, electrolytes are those substances which dissociate into their ions when dissolved in water. ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. और इन इलेक्ट्रोलाइट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था. वसव बता दो तीन कैटेगरी कौन सी थी? So actually, I haven't watched the video, sir. और वसव क्यों? सर एक्चुअली सर मेरे को आज कंप्यूटर का थोड़ा मेरा कंप्लीट करना था पेंडिंग वर्क, तो सर मैंने नहीं कर पाया सर. वो एक्चुअली मैंने टेस्ट के आधे घंटे पहले सोचा था सर, बट नहीं हो पाया. कोई बात नहीं. तो आज का लाइव लेक्चर अपलोड होगा तो आज मैं क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करने वाला हूं. आप वापस से वो वीडियोस को देख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं. ये आपका बैकलॉग हो गया है, नहीं तो फंस जाओगे आप. ये बैकलॉग एक बार शुरू हो गया तो फंस जाओगे. आज सोने से पहले खत्म हो जानी चाहिए आपकी वीडियोस. यस सर. ओके, गुड. हरिति बता दो, चलो फटाफट बता दो. एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स. बहुत बढ़िया. सो तीन कैटेगरीज, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसमें एसिड्स और बेसिस क्लास 10th में पढ़ के आए हो आप. व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर बेस. एसिड बेस करके एक पूरा चैप्टर था. सॉल्ट्स का भी थोड़ा नॉलेज आपको वहां पर मिलता है, जहां पर आपको बताया जाता है कि भाई
एक एसिड और बेस जब मिलता है तो उसमें से एक बेबी निकलता है जिसका नाम है सॉल्ट और पानी का मॉलिक्यूल, राइट? सो सॉल्ट्स आर बेबी ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, करेक्ट? फिर इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन, ये एसिड। देखो बच्चे, एक चीज ध्यान रखना, एसिड्स, bases and salts are the category of electrolytes, और इसमें फर्दर कैटेगरी दो तरह की, स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग वीक। ये ध्यान रखना, कुछ बच्चे इलेक्ट्रोलाइट्स की क्लासिफिकेशन में स्ट्रॉन्ग वीक रख लेते हैं, नहीं, दैट इज अ रॉन्ग वे, दैट्स अ रॉन्ग हायरार्की। इलेक्ट्रोलाइट्स पहले डिवाइड होते हैं एसिड बेसिस सॉल्ट्स में, दे आर फर्दर क्लासिफाइड, ईच ऑफ द कैटेगरीज क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, वीक सॉल्ट। और उसमें भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए। मैंने वीडियो में भी बोला है, जरूरी नहीं है कि हर बार कंप्लीटली हो, हाँ 98, 99, 96%, 95% अगर आयोनाइज हो रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में जाएगा, और वीक की कैटेगरी में कौन आएगा? जो बहुत ही कम आयोनाइज हो रहा है, ठीक है? तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है? वीक इलेक्ट्रोलाइट, राइट? बस ये पहला ही स्लाइड में इतना ओवरव्यू ले रहा हूं, इसके बाद मैं ओवरव्यू नहीं लूंगा, इसके बाद तो धनाधन भागूंगा अब मैं। इज दैट क्लियर? दैट्स द रीजन आई एम अपलोडिंग वीडियोस फॉर यू। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में माइकल फैराडे बोला कि भाई ये वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर आपका कोई है AB, लेट्स से इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये डिसोसिएट होगा इनटू A प्लस एंड B माइनस, ये डिसोसिएट तो होगा, लेकिन ये A प्लस और B माइनस ये पानी के साथ ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं है, तो ये क्या होगा? ये A प्लस और B माइनस फर्दर वापस अपने आप को अट्रैक्ट करेगा और AB देना शुरू करेगा। और अगर एक सिस्टम में रिवर्सिबिलिटी आ गई तो उस सिस्टम में इक्विलिब्रियम आना जरूरी हो जाता है, ये ध्यान रखना। और यही है वो इक्विलिब्रियम जिसको हमने नाम दिया आयोनिक इक्विलिब्रियम, and the definition is on your screen. Equilibrium which is established between unionized molecules, देखो, unionized molecules and the ions of a substance in an aqueous solution is known as ionic equilibrium. Is that clear? पक्का 100%? और यहीं पे मैंने आपको एक कहानी बता दी थी कि भाई जैसे AB गोइंग टू A प्लस B, सपोज ऐसा होता, सपोज ये रिएक्शन ऐसा होता, तो हम इसके लिए K इक्विलिब्रियम का वैल्यू लिखते कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ AB, लिखते ना? ये तो सीख के आए हम लोग, हाँ कि ना? बस आयोनिक इक्विलिब्रियम में इतना सा चेंज होगा कि ये A B जो है वो A प्लस और B माइनस में क्या होगा? आयोनाइज होगा, अपने आयंस में आयोनाइज होगा। तो उस केस में भी K का वैल्यू यही रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ AB। लेकिन यहां पर हम इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना बोल के आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोलेंगे, बस इतना सा नेम चेंज डिफरेंस है। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, एप्लीकेशंस बोलो, सारी की सारी सेम जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, वही आयोनाइजेशन कांस्टेंट की भी है। भाई यहां तक समझ में आया था हम सब? दो वीडियो में यहां तक समझ में आया था? गिव मी अ थम्स अप। यस हरिति बोलो। सर वीडियो में आपने बोला था कि अगर KI की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो 1 फिर वो से ज्यादा? ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला मैंने, 1 से ज्यादा। नहीं 0 से ज्यादा तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उनमें इक्विलिब्रियम ही कहाँ होता है? बच्चे ध्यान से देख, मैंने ऊपर क्या लिखा है? ऑलमोस्ट कंप्लीटली, ऑलमोस्ट, मैंने ये नहीं बोला कि कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। तो उसमें रिवर्सिबिलिटी होगी? हाँ रिवर्सिबिलिटी आएगी, लेकिन कहाँ आएगी कि भाई हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl, वो H प्लस और Cl माइनस में गया, कितना परसेंट डिसोसिएट हो गया? ऑलमोस्ट 90% से ऊपर। तो हम बोलते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है, रिलेटिव टू दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट, हम ऐसा बोलते हैं। रिलेटिव टर्म्स हैं ये, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, दे आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। इज दैट क्लियर? यस।
तो बस इतना ध्यान रखना कि अगर Ki का वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज है किसी के लिए तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी है, और अगर Ki का वैल्यू बहुत स्मॉल है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में है। और हमारा मेन फोकस इनके ऊपर ही रहने वाला है, हमारा मेन फोकस वीक पे रहने वाला है, क्योंकि इन्हीं में हमको एक प्रॉपर इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ जो है वो इक्विलिब्रियम इतना स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिलेगा। यस भव्य बोलो जल्दी। सर बस एक डाउट था मेरा, ये पूछना था कि मतलब जैसे वो क्या कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में ऐसा हमको अलग अलग फैक्टर्स है, जैसे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर जो ले शाटलियर ने निकाला था सर, हाँ। मतलब इधर तो सर ज्यादातर वो वाटर में जाते हैं, फिर वो मतलब एक्वस फॉर्म्स में ही होंगे ज्यादातर, मतलब तो ज्यादा इधर कंसंट्रेशन का इफेक्ट होगा और टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। अच्छा ठीक है प्रेशर का सर। इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक्वस फॉर्म में, सॉल्यूशंस के फॉर्म में देख रहे हैं हम सब कुछ। समझा सर। ठीक है, ओके। फिर हमने आपको बताया था कि हमें पढ़ना है एसिड बेस को अलग से और सॉल्ट्स को अलग से। और फॉर योर गुड न्यूज, आपके बोर्ड में से सॉल्ट्स का पूरा पार्ट निकाल दिया गया फॉर दिस ईयर। ठीक है, सॉल्ट्स का पूरा पार्ट जो है वो निकाल दिया गया है। द पार्ट इज ऑलरेडी omitted, so please listen to this very carefully. In your regular lectures we are first targeting to complete your syllabus. ठीक है, तो सॉल्ट्स में रेगुलर क्लास में तो नहीं पढ़ाऊंगा, but yes, I am going to make videos on it and I am going to post it in your Google Classroom. Students who are interested can watch those videos. Is that clear? पक्का? And I will put it in different form only. मैं सॉल्ट्स का एक अलग सेक्शन बनाऊंगा, वीडियोस ऑन सॉल्ट्स। ठीक है, इक्विलिब्रियम सेक्शन में मैं डाल दूंगा, so you can watch whenever you have time. Please concentrate on the syllabus which is there. फिर उसके बाद एक्स्ट्रा का टाइम बचता है तो करना, हाँ कर लो तो बेटर है, क्योंकि इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आपको 12th में भी कहीं ना कहीं काम आएंगे। करेक्ट, कर लोगे तो अच्छा है, बट अगेन टाइम परमिटिंग उसके हिसाब से। तो हम यहाँ पर चले थे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहां हमने एसिड बेस कॉन्सेप्ट बताया था, और हमने 3 तरह के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने का वादा दिया था आपको। आरेनियस कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, और उसके बाद लुइस कॉन्सेप्ट। अच्छा, आपके लिए मैं इतना बता दूं कि सेकेंड वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको कई बार ब्रॉन्स्टेड एसिड या बेस भी बोला जाता है। कई बार लॉरी को स्किप कर देते हैं, तो टेंशन मत लेना, ब्रॉन्स्टेड कहीं पे लिखा है या ब्रॉन्स्टेड लॉरी लिखा है, सेम ही है वो। ठीक है, इट्स एग्जैक्टली सेम। अब आई एम नॉट गोइंग टू रिव्यू एनीथिंग। आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो पुट अ रेज हैंड सिंबल एंड आई विल टेक योर डाउट। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, दे आर गोइंग टू गेट दिस पनिशमेंट कि भाई आज आपका वो बैकलॉग हो गया है, आपको बैठ के वो वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं तो सिलेबस खत्म नहीं होगा। दैट इज द रीजन आई एम पुटिंग दैट मच ऑफ एफर्ट, राइट, कि भाई आपके लिए वीडियोस बना रहा, नहीं तो सब कुछ लाइव ना लेके जाऊं मैं। बट ये अब देखो, अब अगर आप ये वीडियो करके आए हो तो मेरे लिए काम आसान क्या हो गया है, मैं सीधा प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली शीट पे जंप कर सकता हूँ। ठीक है, बट बिफोर गोइंग टू दैट, छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे आपको देनी है, जो मैंने आपके वीडियो में भी बोला था कि हम लाइव क्लासेस में ही आपको देंगे, तो वो मैं आपको दूंगा। लेकिन आप मुझे बताओ कि कहीं पे आपको डाउट है, कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर समझ में आया, अच्छे से समझ में आया कि भाई एक ही H+ का डिफरेंस होना चाहिए, एक ही H+, मैंने एग्जांपल भी लिया था। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे आज का क्लास क्वेश्चंस रहेंगे। बट बिफोर गोइंग टू दैट, आई एम गोइंग टू कम अप विद लुइस कॉन्सेप्ट। लुइस कॉन्सेप्ट इज द फाइनल कॉन्सेप्ट, और इसके अंदर हमने आपको एक चीज जरूर बताई थी कि भाई एक एसिड जो है वो कौन होता है, वो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है। इट्स अ लोन पेयर एक्सेप्टर। और एक बेस जो होता है, इट इज अ लोन पेयर डोनर। ये लोन पेयर डोनर है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सही से मार्क करना चाहूं तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा कि एक एसिड जो है वो एक बेस से लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। करेक्ट, मैंने आपको ये चीज बताई थी। दिस इज व्हाट वी डिड इन द वीडियो पार्ट। एसिड आर द लोन पेयर एक्सेप्टर्स। ये जनरली गलती होती है, बिकॉज हर जगह पे एसिड्स डोनर्स ही हैं। यहां पर आरेनियस के अंदर भी हमने देखा H+ डोनर्स,
ब्रॉन्स्टेड एसिड्स के अंदर भी हमने देखा H+ डोनर्स, राइट। तो यहां पर भी बंदा ऐसे ही रट लेता है कि लोन पेयर डोनर्स, नहीं, दे आर लोन पेयर एक्सेप्टर्स, ठीक है, एंड बेसेस आर लोन पेयर डोनर्स। ये पॉइंट थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, इसीलिए इसको पॉइंट को मार्क डाउन कर लेना। अब क्वेश्चन ये आता है, सर ऐसी कौन सी स्पीशीज हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज 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 मार्क डाउन करके लिखना। ऐसी कौन सी स्पीशीज हैं जो लुइस बेस की तरह एक्ट कर सकती हैं? पहला मैं आपको ये क्लियर करूंगा, जो लुइस बेस की तरह एक्ट करती हैं। सो प्लीज राइट दिस डाउन, दिस इज नॉट देयर इन योर वीडियो। तो प्लीज जो लोग वीडियो देख के आए हैं और मेरे ऑनलाइन सेशंस अटेंड करेंगे, उनके लिए मैं कुछ तो एडवांटेज रखूंगा ना, तो ये है उनका एडवांटेज। लुइस बेसिस कौन कौन सी स्पीशीज? स्पीशी टाइप नंबर 1, देखो टाइप नंबर 1 हम लेंगे न्यूट्रल स्पीशीज which have extra lone pair to donate, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा NH3, लुइस डॉट स्ट्रक्चर याद है NH3 का, इसके अंदर N के अंदर एक लोन पेयर एक्स्ट्रा पड़ा रहता है, सो दिस कैन डोनेट दिस लोन पेयर ना, तो भाई ये एक लुइस बेस की तरह एक्ट कर सकता है। यस, सिमिलरली ऐसे ही आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाओगे ना मेरे प्यारे बच्चे, तो वहां एक स्पीशी पढ़ोगे, और जो आप पढ़ के आए हो 10th में भी आप पढ़ के आए हो, ROH, जिसको हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। R इज एल्काइल ग्रुप, और उसके ऊपर जब OH लगता है तो इसको हम अल्कोहल्स बोलते हैं, दे आर नोन एज अल्कोहल्स। तो इस अल्कोहल में देखो ऑक्सीजन के ऊपर 2 ही बॉन्ड है, तो मतलब उसके पास एक लोन पेयर है ना डोनेट करने के लिए, तो ये जो लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये एक लुइस बेस की तरह एक्ट करेगा। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। सिमिलरली ऐसा ही एक ग्रुप पढ़ने वाले हो, देखो मैं डैश करके यहां पर लिख रहा हूं NH2, क्या दिख रहा है आपको? समवेयर और दी अदर, क्या ये NH3 का ही डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है आपको? NH3 में से एक हाइड्रोजन को और निकाल दिया, तो भी नाइट्रोजन के ऊपर तो लोन पेयर तो बचा ही रहेगा ना, उसका एक नाइट्रोजन का एक वैलेंसी जो है वो खाली हुआ, उसके ऊपर कुछ भी आके बॉन्ड करेगा। ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो, बट ऐसे ग्रुप्स को हम लोग बोलते हैं अमाइन ग्रुप। तो कहीं पे भी अगर आपको ऐसा अमाइन ग्रुप दिख जाए, तो वो भी क्या कर सकता है? लोन पे डोनेट कर सकता है, तो लुइस बेस की तरह एक्ट करेगा। ऐसे ही H2O में भी आपने देखा ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? इट्स अ न्यूट्रल स्पीशीज, ध्यान से देखो सारी न्यूट्रल है, किसी के ऊपर चार्ज नहीं है। सो दीज आर न्यूट्रल स्पीशीज जिनके पास लोन पेयर, एक्स्ट्रा लोन पेयर है टू डोनेट, तो ये लुइस बेस की तरह एक्ट कर सकती हैं। अब अगर आपका लुइस डॉट स्ट्रक्चर वाला पार्ट रेडी है, तो देखो अब आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बोलूं क्या SF4 जो है वो लुइस बेस की तरह एक्ट कर सकती है? बिल्कुल। आप बोलोगे सर सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड करने के लिए, उसमें से उसने 4 बॉन्ड किए हैं, तो मतलब एक लोन पेयर बचा है ना, तो ये डोनेट करके ये लुइस बेस की तरह एक्ट कर सकता है, राइट। सो न्यूट्रल स्पीशीज विच हैव एक्स्ट्रा लोन पेयर, कहां पर? अच्छा ये लिख लेना, एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, ऐसा लिख लेना, एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो ऐसी स्पीशीज जो है वो लुइस बेस की तरह एक्ट कर सकती हैं, करेक्ट। स्पीशी टाइप नंबर 2, इसको मैं रब करूंगा यहां पर, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू, एंड 1 2 3 4 एंड 5, देयर यू गो। स्पीशी टाइप नंबर 2, यहां पर मैं इसको रब कर रहा हूं, एग्जांपल्स वाले पार्ट को रब किया, चलो ये पूरा ही रब कर देते हैं, अपने को जरूरत ही नहीं है। स्पीशी टाइप नंबर 2 जो लुइस बेस की तरह एक्ट कर सकती है, उसमें आप लिख लो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, जिनको हम एनायंस भी बोलते हैं, राइट। ऐसे एनायंस जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं O2-, ध्यान से देखो पहले, फिर बाद में लिखना। O2-, क्या इसके ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन है? क्या इसके ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन है? यस। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उसने 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से खींच लिए, इसलिए तो O2- आया। तो ये अब
किसी और को लोन पेयर डोनेट कर सकता है, राइट? तो ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं लुईस बेसिस। सिमिलरली आप X माइनस मतलब क्या? हैलोजन का कोई भी एटम जो है, हैलोजन मतलब FCl Br I, इनके ऊपर जब एक माइनस आ जाता है, सो दीज ऑल कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड दे बिकम एनायंस व्हिच आर वेरी वेरी स्टेबल एंड hence they can act as very good Lewis bases। करेक्ट है, सिंपल है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी स्पीशीज धीरे धीरे आते जाएंगे, खुलते जाएंगे बहुत सारी, लेकिन जो मेन आपके क्वेश्चंस में दिखेंगी वो मैं एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं। इसके अलावा आप देखोगे CN-, जिसको हम साइनाइड आयन बोलते हैं, और ये मैंने आयन आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया हुआ है, साइनाइड आयन। आई रिमेंबर कहां पर बताया मैंने ये साइनाइड आयंस बताए थे मैंने आपको। आई गेव यू नॉट इन केमिकल बॉन्डिंग, रिडॉक्स रिएक्शंस में मैंने आपको दिए हैं ये आयंस। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने से जस्ट पहले आई गेव यू अ लिस्ट ऑफ आयंस कि भाई इन आयंस का चार्ज जो है वो याद रख लो, काम आएगा। सो CN-, सिमिलरली OH-, हाइड्रोक्साइड आयन, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसके पास भी एक लोन पेयर होता है, ये यहां से क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। So these are certain general list of Lewis bases। बहुत सारे और हैं, बहुत सारे, अनगिनत हैं, अनगिनत। Is that clear? लेकिन हम यहाँ पर अनगिनत लिस्टिंग नहीं कर सकते हैं, हमको यहाँ पर जनरल जो आपके दिखेंगे क्वेश्चंस में दिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली दूसरा हेडिंग मारो कि भाई स्पीशीज विच कैन एक्ट एज लुईस एसिड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कैटेगरी भी 3-4 आएंगी और वो है भी बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा। Okay, I'll take your doubts. Don't worry. Keep your hands raised. Okay, I'll take your doubts. Lewis acids की कैटेगरी लिख लो पहले। Lewis acids की कैटेगरी, सबसे पहला molecules in which central atom is short of octet। ऐसे को हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज भी बोलते हैं। They are known as electron deficient species। एंड पर्टिकुलरली ग्रुप 13 के जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ग्रुप 13 के जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स BF3, AlCl3, यू टॉक अबाउट BCl3, ये जितने भी 13 ग्रुप, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये जितने भी हैं, ये सारे के सारे क्या किस तरह एक्ट कर सकते हैं? लुईस एसिड्स। क्यों? क्योंकि इनका 6 ही इलेक्ट्रॉन है एंड दे आर हंग्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कोई भी लुईस बेस से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल देखो, मैं एग्जांपल देता हूं, AlCl3, अब इसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन था, सपोज करो एक Cl- कहीं घूम रहा था सोल्यूशन के अंदर, तो उसने बोला कि ले भाई तू मेरा यहां से एक पूरा का पूरा लोन पेयर ले और तू बना ले AlCl4 विद अ चार्ज ऑफ माइनस, बट यस योर 8 इलेक्ट्रॉन्स विल बी कंप्लीटेड, आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन में जब Cl- AlCl3 के साथ रिएक्ट किया तो ना ही ब्रॉन्स्टेड थ्योरी काम की, ना ही आर्हेनियस थ्योरी काम की। तो उस केस में यहां पर लुईस बोला कि देखो भाई, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है वो बेस है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है वो एसिड है। यहां तक क्लियर है? थम्स अप। सो ग्रुप 13 के कंपाउंड्स, इसके अलावा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे मिलेंगे जो लुईस एसिड की तरह एक्ट कर सकते हैं, बट विल कम टू दैट। जब हम पॉइंट आएगा, जब बात आएगी तब हम उसके ऊपर बात करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, वो मेरे पे छोड़ दो। मुझे कहाँ आपको कैसा कॉन्सेप्ट देना है वो मुझे पता है। इज दैट क्लियर? परफेक्ट है। चल, स्पीशी टाइप नंबर 2, स्पीशी टाइप नंबर 2 यहां पर मैं लिख देता हूं, स्पीशी टाइप नंबर 2। अगर किसी का स्क्रीनशॉट लेना रह गया है तो वीडियो अपलोड होगा, डोंट वरी, आप वीडियो में से देख लीजिएगा। सिंपल कैटायंस, सिंपल कैटायंस, कैटायंस मोस्ट प्रोबेबली ऑफ डी ब्लॉक, कैटायंस मोस्ट प्रोबेबली ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के कैटायंस लाइक Ag+, Fe+2, you talk about copper+2, ये सिंपल कैटायंस जो हैं, they are having strong ability to accept the lone pair and they can act as Lewis acids। इसके अलावा
cations like Na+, Ca+2, Mg+2, ये लोग जो हैं ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना तो चाहते हैं, लेकिन इनकी टेंडेंसी इतनी स्ट्रांग नहीं होती। उसका रीजन कि ये ऑलरेडी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठे हुए हैं, सो देयर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस। बट यस, ये एक्ट कर सकते हैं एज लुईस एसिड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड, बट उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग कंडीशंस देनी पड़ेंगी। तो इसीलिए मैंने उसको अलग ही लिस्ट बना दिया कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो कैटायंस हैं उनको हम लुईस एसिड कैटेगरी में ज्यादातर गिनते नहीं है। इज दैट क्लियर? परफेक्ट है। चलो फटाफट लेट्स गो अहेड। लास्ट जिसके अंदर हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैज एम्प्टी d ऑर्बिटल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैटेगरी नंबर 3 जहां हम देखेंगे कि ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर सेंट्रल एटम जो है उसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल है। और ये कहीं ना कहीं सर आपने हमें बताया तो है सर, p ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पीरियड 3 ऑनवर्ड्स होते हैं, दे हैव द प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी d ऑर्बिटल। और अगर उनके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल है तो वो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं और एसिड्स की तरह बिहेव कर सकते हैं व्हेनेवर रिक्वायर्ड। इज दैट क्लियर? परफेक्ट है। सिंपल सा एग्जांपल में अगर आपको दूं, SiF4 सिलिकॉन, कार्बन के नीचे वाला एलिमेंट SiF4 सिलिकॉन जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठा है, बट इसके बावजूद इसके पास 3d ऑर्बिटल एम्प्टी है। तो ये क्या कर सकता है, अगर इसको एनवायरनमेंट मिला तो ये लोन पेयर जो है वो F- से एक्सेप्ट करके एसिड की तरह एक्ट कर सकता है और इसको बेस की तरह बिहेव करवा सकता है इन एनी ऑफ द रिएक्शंस। करेक्ट? ऐसे ही एक एग्जांपल है PF5 फॉस्फोरस जो है वो अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये 10 इलेक्ट्रॉन तक पहुंच चुका है, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर कर चुका है, PF5 जो है वो बना चुका है। लेकिन इसके अलावा अगर एक और F- इसके पास आए तो बोलेगा कि भाई मोस्ट वेलकम, क्यों, मेरे पास d ऑर्बिटल है, मैं तेरे को हेल्प कर सकता हूं। बट ये चीज याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, ये चीज 100% याद रखना, ध्यान से देखना कि भाई सर d ऑर्बिटल प्रेजेंट होने के बावजूद भी कहां तक एक एलिमेंट जो है वो एक्सपैंड कर सकता है, वो लिख लेना। इट कैन एक्सपैंड अप टू मैक्सिमम ऑफ 12 इलेक्ट्रॉन्स। 12 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग जब उसके अराउंड हो जाएगा, बस उसके बाद वो और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सिंगल वन वर्ड रीजन, स्टेरिक हिंड्रेंस। ये मैं ऑलरेडी पहले भी बहुत बार बता चुका हूं और ये कीवर्ड अपने दिमाग में रख लो कि स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से 12 इलेक्ट्रॉन्स के बियॉन्ड एक सेंट्रल एटम के लिए जाना बहुत मुश्किल है। वन ऑफ द एक्सेप्शंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट इज IF7, जहां आयोडीन 14 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है। देखो, iodine is sharing 14 electrons, but these molecules are highly unstable. इनको स्टोर करना मुश्किल है, बनता है बट स्टोर करना मुश्किल है। यू कैन नॉट स्टोर देम, क्योंकि जैसे आप इसको स्टोर करोगे ये तुरंत डिकम्पोज होगा इनटू IF5 और साथ में रिलीज कर देगा F2 गैस तुरंत। यू विल नॉट बी एबल टू स्टोर। आप इसको इन सीटू बना सकते हो। अरे इन सीटू का मतलब क्या होता है, इन सिचुएशन, वेन एवर रिक्वायर्ड। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में बहुत जगह पे आपको ऐसा दिखेगा, इन सीटू, मेकिंग दिस इन सीटू। इन सीटू में बच्चे घबरा जाते हैं, सर इन सीटू इन सिचुएशन, जहां जैसा रिक्वायरमेंट वहां IF7 हमने बना दिया। करेक्ट है? ये वर्ड नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट इन 1 2 3 4 एंड 5। देयर यू गो। ऑल राइट, चलो, तो ये थे हमारे कुछ ऐसे स्पीशीज जो लुईस एसिड और लुईस बेसिस की तरह एक्ट कर सकते हैं। मैं आपको वापस एक बार रिपीट कर दूं कि इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए आपका केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर और उसमें भी
लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर अच्छे से क्लियर है तो आप बड़े ही आराम से बिना किसी कंफ्यूजन के आराम से बता पाओगे कि सर ये लुईस एसिड है कि लुईस बेस है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, वो क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा एंड यू विल बी वेरी मच क्लियर विद इट। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरव्यू किसका, एसिड बेसिस सॉल्ट्स, एसिड बेसिस का, सॉरी सॉल्ट्स का तो अलग से आएगा। अब बिफोर आई गो अहेड मैं यहां पर स्क्रीन को वापस ब्लैंक करता हूं, ध्यान से देखिएगा। हमने आपको बोला कि अब से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोलेंगे। दिस इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, फर्स्ट दैट इज Ka एंड Kb। मतलब अगर एक एसिड के लिए है तो उसको हम Ka बोलेंगे, और अगर एक बेस के लिए है तो उसको हम Kb बोलेंगे। जैसे मैंने बोला था, लार्जर द वैल्यू ऑफ Ki स्ट्रॉन्गर इज द इलेक्ट्रोलाइट, वैसे ही लार्जर द वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और अगर स्मॉल वैल्यू है तो वीक एसिड। तो ये वैल्यू जो है Ka वैल्यू, ये कहां से पता चलती है, ये 100% एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। और आपके, मैं आपको बताऊं बच्चे, आपके अराउंड इतने सारे एसिड्स हैं कि सबकी Ka वैल्यू आपको 100% याद नहीं करनी है। इज दैट क्लियर? डोंट वरी, वो आपको एक क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। अगर एग्जामिनर का रिक्वायरमेंट है तो वो Ka वैल्यू देगा। अच्छा, अगर Ka वैल्यू नहीं दी है तो मेरे प्यारे बच्चे वो आपको अल्फा देगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और उसमें से हम Ka वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, वही तो आज का क्लास है, उसी के ऊपर तो आज हम न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। इज दैट क्लियर? परफेक्ट है, बहुत सिंपल, बहुत चिंदी वाले टाइप के न्यूमेरिकल्स मैं करवाने वाला हूं आज की क्लास में। बट नेक्स्ट क्लास में जब हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे तो उन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिला के कई बार न्यूमेरिकल्स को क्या किया जा सकता है, कंफ्यूज किया जा सकता है। ओके, पॉइंट नंबर 1 ये क्लियर करिएगा। पॉइंट नंबर 2, ध्यान से मेरे स्क्रीन पे ध्यान रखो। पॉइंट नंबर 2 में मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि एसिड्स के अंदर आपको जैसे मैं बोलता हूं HCl और दूसरा बोलता हूं H2SO4, ध्यान से देखना, और तीसरा बोल रहा हूं H3PO4, ये भी एक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये नाम है, इनके नाम याद करने की अभी जरूरत नहीं है, वो विद टाइम आपको याद हो जाएंगे। लेकिन आपको दिख रहा है ना, इसको जब मैं पानी में डालूंगा, या तीनों को जब मैं पानी में डालूंगा, दिस इज द कॉमन इक्वेशन ओवर हियर, तो ये मुझे एक H+ देगा, ये मुझे 2H+ देगा, और ये मुझे 3H+ देगा। दिख रहा है ना सबको? एवरीबडी इज एबल टू सी दिस? यस, ये मुझे 3H+ देगा। तो ऐसे एसिड्स, ध्यान से देखना, ऐसे एसिड्स जो एक H+ देते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मोनोप्रोटिक एसिड्स। मोनोप्रोटिक एसिड्स, प्रोटॉन से प्रोटिक आया, मोनो का मतलब सिंगल H+ देने वाले, मोनोप्रोटिक एसिड्स। ठीक है, ऐसे ही अगर 2 होंगे तो सर डाइप्रोटिक एसिड, ऐसे अगर 3 होंगे तो ट्राइप्रोटिक एसिड, 4 होंगे तो टेट्राप्रोटिक, एंड ऐसे मल्टीपल H+ दे सकता है तो इसके बाद एक नाम लिख लो, पॉलीप्रोटिक एसिड्स। पॉलीप्रोटिक, बट टेंशन मत लो, आपको मोनो और डाइप्रोटिक के बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे, ज्यादा क्वेश्चंस उसी के ऊपर होंगे, ट्राइप्रोटिक पे भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे। डन? सब लोग हैं क्लास के अंदर? एवरीबडी इज देयर इन द क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, प्लीज मेक श्योर कि आप 100% एक्टिव हैं क्लास में। ये छोटी छोटी चीजें आपकी एनसीईआरटी में कहीं छुपी हुई हैं, एकदम गली गलोचों में। ठीक है, वो गली गलोचों को हमने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, और आपके लिए यहाँ पर हमने एक्सपैंड कर दिया है उस चीज को। इज दैट परफेक्टली राइट? इज दैट क्लियर? श्योर है? चलो तो आगे बढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंटली आज की क्लास की तरफ।
जहां मेरे को आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने हैं, बट बिफोर दैट लेट मी आस्क, यस हरिति, व्हाट इज योर डाउट? बोलो। सर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस वाला जो पार्ट था जिसमें आपने बोला कि O2 माइनस X माइनस वो रिलीज करेंगे ये इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन वो तो स्टेबल है, तो वो रिलीज क्यों करेंगे? बच्चे ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला था? मैंने बोला O2 माइनस जो है वो दे सकता है, माई लैंग्वेज, इट कैन गिव, इट हैज द एबिलिटी टू गिव, लेकिन कब तक नहीं देगा? जब तक सामने से मांगने वाला जो है वो काफी स्ट्रांग नहीं है, तब तक। अगर वो O2 माइनस में से उसको निकाल सकता है तो उस रिएक्शन में ये बेस की तरह एक्ट करेगा और सामने वाला एसिड की तरह। और That- सर हाँ, अगर कोई सब्सटेंस उसको 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक पेयर की जरूरत नहीं है लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, उस केस में वो एसिड और बेस नहीं कहलाएंगे। हाँ, रिएक्शन जरूर पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल Na प्लस Cl, यहां से एक इलेक्ट्रॉन उड़ के इधर जाता है तो बनाता है Na प्लस Cl माइनस, तो ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं है। दिस इज नॉट एन एसिड बेस रिएक्शन। इज दैट ओके रिति? मैंने एम्फेसिस दिया है, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज टू बी डोनेटेड बाय वन ऑफ द स्पीशीज एंड अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय वन ऑफ द स्पीशीज। ओके? और सर आपने लास्ट पॉइंट बोला कि 12 इलेक्ट्रॉन तक मतलब एक्सेप्ट हो सकता है डी ऑर्बिटल में, तो सर आपने वो टोटल डी ऑर्बिटल का बोला कि नहीं, टोटल सेंट्रल एटम के अराउंड। फॉर एग्जांपल जैसे PF5 मैंने बनाया तो PF5 के अंदर ऑलरेडी 10 इलेक्ट्रॉन पे पहुंच चुका है वो, इंक्लूडिंग इट्स sp एंड d ऑर्बिटल। अब ये ज्यादा से ज्यादा एक और F माइनस ऐड करके PF6 माइनस बना सकता है। इसके अलावा अब जब नेक्स्ट F आएगा, F माइनस आएगा, तो ये P बोलेगा कि भाई राम राम, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं 7 फ्लोरीन को अपने अराउंड रख सकूं। क्यों? क्योंकि जब 7 फ्लोरीन मेरे अराउंड आएंगे तो उनके बीच में रिपल्शन इतने स्ट्रांग होंगे कि मैं उनको हैंडल नहीं कर पाऊंगा। इज दैट क्लियर? तो मुझे तुरंत डिसोसिएट होना पड़ेगा। ओके, परफेक्ट है, गुड। और कुछ डाउट? नहीं? चलो सिड बताओ क्या डाउट है भाई? सर आपने लुईस कॉन्सेप्ट पे समझाया था कि स्पीशीज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर आर नोन एज एसिड एंड उसका वाइस वर्सा होता है बेसिस, और जब जैसे स्पीशीज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर आर एसिड्स। ओके सॉरी, हाँ, स्पीशीज गेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर आर नोन एज एसिड। यस, सही सर। तो सर अब जैसे कि अब नॉर्मल कंपाउंड बना जिसमें H प्लस आयन नहीं है, तो क्या वो एसिड बनने के बाद भी उसकी प्रॉपर्टी शोज करेगा? समझ नहीं आया मेरे को तेरा क्वेश्चन। कोई सर नॉर्मल मतलब जैसे इसमें H प्लस नहीं है, जिसमें H प्लस नहीं, जैसे कि आपने बीच में बोला था कि H जिसमें H आयंस नहीं है वो भी एसिड हैं, जैसे हाँ, कि AlCl3, हाँ जैसे लिखा आपने। हाँ, अब वो एसिड बनने के बाद कोई प्रॉपर्टी शो करता है एसिड्स की? हाँ, मतलब AlCl ये एसिड है मेरे प्यारे बच्चे, ये एसिड है। ये एसिड बनता नहीं है, ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। Whenever there is an acid base reaction, this will act as acid. ओके, ठीक है? Because and which kind of acid? It is not a Bronsted acid. It is not an Arrhenius acid. It is a Lewis acid. ओके सर, Is that clear? अंडरस्टूड। यस सर। ओके, चल तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करें, स्टार्ट करें। गिव मी अ थम्स अप, लोअर ऑल योर हैंड्स डाउन एंड गिव मी अ थम्स अप। चैलेंजिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं और मैं उसके साथ साथ तुम्हें ट्रिक्स देने वाला हूं, टिप्स एंड ट्रिक्स। मेरा ही तो काम है वो मैं दूंगा। इज दैट क्लियर? स्टार्ट करें, चलो। पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, देखो ऐसे ही क्वेश्चंस आने हैं इस पार्ट में से, ऐसे ही क्वेश्चंस आने हैं। व्हाट आर द कॉन्जुगेट बेसिस of each of the following given on the screen? पहले देख लो, सर आपको सुपर ट्रिक दे रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कुछ भी सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है वो क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि मुझे कॉन्जुगेट बेस चाहिए। क्या चाहिए मुझे? कॉन्जुगेट बेस चाहिए। किनका? ये जो स्पीशीज यहां दी हुई है, मतलब ये जो स्पीशी यहां दी हुई है, अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट बेस चाहिए तो ये सारी स्पीशीज किस तरह एक्ट कर रही होंगी? एसिड्स की तरह। हाँ कि ना?
they are acting as acids in my reaction. ठीक है, that's the language you have to understand. If a person is asking write down the conjugate bases, तो मतलब जो स्पीशी है वो एसिड की तरह एक्ट कर रही है. और मेरे प्यारे बच्चे, एक एसिड क्या करता है, एक एसिड ब्रॉन्स्टेड एसिड H+ डोनेट करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है. तो सिंपल, एक एसिड में से जब आप एक H+ को माइनस कर दो तो जो भी स्पीशी बना वो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा, वो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा. अरे भाई समझ में आया, ये ट्रिक समझ में आया? आपको सिंपली करना कुछ नहीं है. जो स्पीशी दी है उसमें से एक H+ को निकाल दो, उसमें से एक H+ को निकाल दो, जो भी बचा वो उसका कॉन्जुगेट बेस है. सिमिलरली अगर वो बोल देता क्वेश्चन के अंदर गिव द कॉन्जुगेट एसिड्स ऑफ दिस, मतलब उस वक्त ये स्पीशी कैसा एक्ट कर रही है, बेस की तरह. अब बेस क्या करता है, बेस तो सर एक H+ एक्सेप्ट करेगा, बेस तो H+ एक्सेप्टर है. ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस के हिसाब से ही कॉन्सेप्ट है ना ये कॉन्जुगेट एसिड बेस का. तो सर बेस तो H+ एक्सेप्टर है. तो बस कुछ नहीं है, ये स्पीशी के अंदर एक H+ ऐड कर दो, जो भी स्पीशी बनेगी वो उसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगी. एक H+ ऐड इन अ बेस conjugate acid, एक H+ माइनस फ्रॉम एन एसिड conjugate base. सुपर ट्रिक, और कुछ विचारने की जरूरत नहीं है. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. वेरी सिंपल. पॉइंट नंबर 1 क्या दिया है, Hs-, ये स्पीशी है मेरी, और वो बोल रहा है कि भाई साहब कॉन्जुगेट बेस बताओ. तो कॉन्जुगेट बेस बताने के लिए क्या करना है, H+ निकालना है. यू हैव टू रिमूव H विद अ पॉजिटिव साइन ऑन इट. तो बचेगा क्या, एक S, ऑलरेडी एक माइनस तो था, अब H+ निकला तो एक और माइनस आ जाएगा इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा S2-. आंसर खत्म. एंड यू नो व्हाट, you know surprisingly what, you are going to get bloody 1 marks for this particular answer. Just try and imagine, इतने से चिंदी से क्वेश्चन के लिए 1 मार्क, और क्या चाहिए. एंड such questions will lie from 3 to 5 marks. 3 से 5 मार्क के क्वेश्चन होते हैं. आप सोचो, अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. H3O+, क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट बेस बताना है. सर सिंपली एक H+ निकाल दिया, H2 बचा, O एक प्लस निकाल दिया तो +1 -1 0 4 सर न्यूट्रल मॉलिक्यूल H2O बन जाएगा. कॉन्जुगेट बेस ये हो गया है. मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है. H3PO4-, H2PO4-, क्या करना है, इसमें से एक H और निकालो, बचा क्या, HPO4 2-. ये मत भूलना यार, एक माइनस तो ऑलरेडी था, एक प्लस के फॉर्म में निकला है तो पीछे माइनस छोड़ के जाएगा ना वो, -1, तो -2 चार्ज आ गया. करेक्ट है. अब तो सर बच्चों का खेल हो गया है, बच्चों का खेल हो गया सर. अब ये HSO4-, क्या करेंगे, SO4 H+ निकाला तो ये बचा 2-. आंसर खत्म. रेडी, 1 मार्क्स फॉर दिस. एंजॉय. यस सर. सर जो जैसे कि मतलब जो भी आप मतलब इलेक्ट्रॉन सॉरी H+ हम रिड्यूस कर रहे हैं, तो सर जैसे कि वो दूसरी साइड जब जाएगा तब लाइक आपने इधर माइनस चार्ज था तो वो 2- हो गया, तो जैसे कि प्लस होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा ना सर, वो स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा ना. रिएक्शन के अंदर कैंसिल किया ना वो, तो सर मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा ना. तो न्यूट्रल ही तो है. जस्ट पूछ रहा हूँ सर, कैसे प्लस अगर है उधर तो माइनस होगा, Yes, मतलब उधर if there is plus, एक सिंगल प्लस है तो सिंगल H+ जो है वो यहां से निकल रहा है, तो ये प्लस बन के जब निकला तो पीछे एक -1 छोड़ के जाएगा, तो -1 + 1 जो है वो 0 हो जाएगा. सो न्यूट्रल स्पीशीज. ओके सर, गॉट इट, थैंक यू. ओके, अब मेरे को कुछ करवाने की जरूरत है. अब तो सिंपल हो गया. CH3COOH, इसमें से निकालो एक H+, CH3CO-, ये बन गया उसका कॉन्जुगेट बेस. ये मेरा फेवरेट स्पीशी है, ये मेरा फेवरेट स्पीशी है. एंड दिस इज पर्टिकुलरली आई हैव पुट टू ब्रिज बिटवीन द कंपैरेटिव एंड द बोर्ड पार्ट. ठीक है, ये जनरली कंपैरेटिव पार्ट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बोर्ड वाले टीचर्स को तो पता भी नहीं होता ये चीज. ठीक है, सो
रिलैक्स ऑन दैट पार्ट, बोर्ड में नहीं आएगा, स्कूल टीचर्स तो खास करके, ठीक है। हम लोग तो क्या है आगे पढ़ते रहते हैं, तो आई नो दैट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी देयर इन योर बेसिकली कहां पर मेरे प्यारे बच्चे, इन योर कॉम्पिटिटिव। अब ध्यान से देखो बच्चे, ये जो H2O है, H प्लस जो है वो इसी में से निकल सकता है ना, तो सबसे पहले ऐसी स्पीशीज में क्या करो, एल्यूमिनियम H2O को 5 कर दो और यहां पर एक H2O निकाल दो और इसके ऊपर लिख दो 3+। सेम ही चीज है ना, आई कैन राइट डाउन लाइक दिस ऑल्सो ना, लिख सकता हूं ना, थम्स अप दो अगर ये समझ में आया तो, ये लिख सकता हूं ना, आई कैन राइट इट डाउन लाइक दिस ऑल्सो, H2O 6 की जगह पे H2O 5 और एक H2O बाहर निकाल दिया। अब इसमें से एक H प्लस बाहर निकाल दो, बचा क्या, पीछे स्पीशी क्या बची, Al H2O5 OH- पीछे बचेगा और इसके ऊपर आ जाएगा 2+, क्योंकि एक प्लस निकल गया, एक प्लस निकल गया, तो स्पीशी के 3+ में एक प्लस निकल गया तो 2+ बचा, और ये बन गया आपका कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बट यस इंपॉर्टेंट है, मैंने कवर कर दिया है, आप भी लिख लो, ताकि जब आपके स्टबर्न टीचर्स जिनको खुद को आंसर नहीं आता है लेकिन फिर भी पेपर में उनको पूछना है, ऐसा अगर कोई टीचर है किसी के स्कूल में, तो यार आपको एडवांटेज होना चाहिए ना। इज दैट ओके? चलो लास्ट वाला पार्ट मुझे नहीं करना है, वो आप खुद करिएगा, दिस इज योर होमवर्क, सिंपल है, ठीक है। और ये अगेन ये पूरे क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ होमवर्क शीट आ जाएंगे, आपको लिख के सबमिट करना है वहां पर, आपको लिख के सबमिट करना है वहां पर। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, मैं नहीं करूंगा, मैं रैंडमली एक दो पार्ट्स पूछ लूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया है। सिंपल है, क्या ढूंढना है पहले वो देख लेना, कॉन्जुगेट एसिड्स ढूंढना है हमको। तो स्पीशी जो है वो बेस की तरह एक्ट कर रही होगी, और बेस क्या करते हैं, बेस H+ एक्सेप्ट करते हैं, मुझे कॉन्जुगेट एसिड बताना है। चलो एक पार्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, मुझे चाहिए HPO4 2- का, और एक पार्ट में यहाँ पर लिख रहा हूं मुझे चाहिए NH2- का, ठीक है। चलो आस्था देसाई हमको बता देंगे HPO4 2- का, जिनके कैमरास ऑफ है उनको टारगेट करते हैं अभी। चलो HPO4 2-, आस्था देसाई। गुड, स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड लीविंग, वेरी नाइस, सुपर। तो जितने भी बच्चे अभी निकले हैं ना, उन सब के घर पे अभी कॉल जाएगा, देखो। चलो शैली वगेला, शैली, यस सर। HPO4 2- का मेरे को कॉन्जुगेट एसिड बता दो। HPO4 मे बी, हाँ HPO4 कहां पर है, ध्यान कहां पर है, कैमरा ऑन करो अपना, कैमरा ऑन करो। Why are you sitting with camera off? Come on, all of you. Sir, because your net is unstable, so if I on the camera, तो ध्यान the कहां पर है, क्लास audio में will. पढ़ाया तो ध्यान कहां पर है, अभी बताया ना सर ने कि एक स्पीशी का अगर आपको कॉन्जुगेट एसिड ढूंढना है तो स्पीशी पे क्या करो, add one H+. तो करो ऐड 1H+ करो, H2PO4 2-. H2PO4, चार्ज क्या आएगा, 2-. मेरे प्यारे बच्चे 2- के ऊपर एक +1 ऐड हुआ ना, H+ ऐड किया, तो क्या बचेगा बोल, -1. हाँ, तो इसके ऊपर -1, तो ये बन गया इसका कॉन्जुगेट एसिड। समझ में आया कि नहीं? Okay, yes. पक्का? Yes. और बेटा क्लास के बाद रुक जाया करो, जिनको भी क्लास में डाउट्स रह जाते हैं क्लास के बाद रुक जाया करो, प्लीज, इट्स माय काइंड रिक्वेस्ट। इज दैट क्लियर? महर्ष Chotani is there with us in the class? महर्ष, सुपर, यस सर। यस, बताओ NH2- का मेरे को कॉन्जुगेट एसिड बता दो। हेलो सर। या you're less audible but try. हेलो। Yes.
यस महर्ष बताइए. Hello, sir. Yeah, am I audible? Yes, sir. For which? For NH2 minus. NH2 minus. NH3. 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 There is no charge or there will be a charge on this? Okay, you can type in the chat box. You can type in it. Will there be a charge or not? Okay. Okay, no charge. So he replies no charge. Perfectly right यार. इसके ऊपर एक H plus ऐड करोगे तो -1 +1 कैंसिल हो जाएगा. खत्म हो गया. NH3 बचा आपके पास पीछे. All done and dusted. बताओ किसी को यहाँ पर डाउट? Yes, वसव बताओ क्या डाउट है? आपका वॉइस बहुत क्रैक हो रहा है बच्चे. आई एम नॉट एबल टू हियर यू करेक्टली. वो हेडफोन्स निकाल दो. थोड़ी देर के लिए हेडफोन्स निकाल दो. अपना माइक्रोफोन यूज करो. डिवाइस का माइक्रोफोन यूज करो. No, you are not audible. Remove your headphones. That is what I am saying. Just remove it. वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड है तो ब्लूटूथ ऑफ कर दो. Yes, by the time Moksh, what's your doubt? नहीं सर, मैंने आंसर करने के लिए कॉल किया. Okay, all right, great. Put down your hand. Once the answer is clear, फिर hand put down कर दो. Yes, Vasav? हाँ वंश, हाँ बोल. ना बोलने सुआ तू. શાબાશ. એવું છે? હા, એવું જ છે. એવું જ છે મોક્ષ. पीछे यही होता है. कैमरा ऑफ करके जो बैठते हैं ना वो लोग यही कर रहे होते हैं. क्या प्लानिंग चल रही है? मनजोत सर को उड़ाना है आज रात को? ऐसा ही बोला तेरे दोस्त ने. सरदार जी को उड़ा देते आज. यस वसव, गो अहेड. Okay, I'm giving you permission to ask. Hello, sir. Yes, now you're audible. Tell me. Sir, CH3NH2 में डाउट है सर. हाँ बोलिए क्या डाउट है? क्या डाउट है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. मेरा हेलो, या am I audible now? Yes, sir. Okay, I'm saying इसमें क्या डाउट है? कुछ नहीं. सर ने क्या बोला? आंखें बंद करके इसके ऊपर एक H प्लस ऐड करो तो क्या बनेगा? CH3NH3 और उसके ऊपर पॉजिटिव. खत्म. दिस इज द कॉन्जुगेट एसिड. Okay, sir. Thank you. परफेक्ट. ऑलराइट. आंखें बंद कर. ट्रिक याद रखो बस. ये मत सोचो कि ये स्पीशी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है. वो कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोलेगा. CH3COOH का कॉन्जुगेट एसिड बताओ, जो कि पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो पूछ रहा है. तो आंखें बंद करके लिखो CH3COOH H2 सॉरी प्लस दिस इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दिस. खत्म. डोंट थिंक अबाउट कि ऐसा स्पीशी हमने कहीं देखा है, एग्जिस्ट करता है नहीं करता है. नो नीड टू वरी अबाउट दैट. इज दैट क्लियर? यस मृणाल. Sir, you are able to hear me now? Yes, I am able to hear you. Sir, ये CH3NH2 में CH3 में से भी निकाले सॉरी ऐड करे तो भी ओके ना? नहीं कर सकते बच्चे. That's the beauty. नहीं कर सकते क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है और उसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल भी नहीं है. Yes, हाँ. तो यहाँ पर H प्लस ऐड नहीं हो सकता मेरी जान. Is that clear? Okay, sir. Yes, sir. Perfect. All right, great. चल बहुत बढ़िया. So this is what is basically your conjugate acid base. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अब मैं नहीं करवाऊंगा, ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं. ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क है. मुझे और भी न्यूमेरिकल्स करवाने हैं. So this will be your homework. Which of the following behave both as Bronsted acid as well as Bronsted bases? ठीक है, सिंपल है. और ऐसी स्पीशीज को हम क्या बोले थे? ऐसी स्पीशीज को हम बोले थे एम्फोटेरिक स्पीशीज. याद आया वीडियो के अंदर? भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. ये ऐसी स्पीशीज हैं जो H प्लस डोनेट भी कर सकती हैं और H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट गिवन. इज दैट क्लियर? परफेक्ट है. अब यहां पर क्वेश्चन आता है, क्या H2SO4 कर सकता है?
तो आप बोलोगे हाँ सर H3O4 प्लस, तो यहां पर लॉजिक दौड़ता है सर सल्फर के ऊपर 3 ऑक्सीजन, नॉट पॉसिबल, उसके पास इतने अब ऑर्बिटल्स ही नहीं है। एग्जैक्टली सिमिलरली H3PO4 अपने कोवेलेंसी के भी मैक्सिमम चरम सीमा पे है। तो ये कुछ ऐसे एसिड्स हैं, कुछ बेसेस हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये दोनों नहीं है, बाकी तीनों जो है वो H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स गो अहेड। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। अब ऐसे क्वेश्चन को मैंने क्यों रखा है, आपको बताने के लिए कि ऐसे क्वेश्चन को हमेशा टेबुलर फॉर्म में रखो। यहां पर रखो स्पीशी, यहां पर रखो उसका कॉन्जुगेट एसिड, यहां पर रखो उसका कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में उसने किया, व्हाट आर द स्पीशीज नोन एज? द स्पीशीज व्हिच कैन एक्ट एज बोथ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस, दे आर नोन एज एम्फोटेरिक स्पीशीज। एक मार्क मिल गया उसका, खाली ये 2 वर्ड लिखने का, एक मार्क। और दूसरा 2 मार्क जो मिलेंगे वो आपके कॉन्जुगेट एसिड और बेस लिखने के मिलेंगे। तो ऐसे लिखो H2O, HCO3 माइनस, HSO4 माइनस एंड NH3। अब जब आप कॉन्जुगेट एसिड्स लिख रहे हो तब ये बेसिस की तरह एक्ट कर रहे हैं। बेसिस की तरह एक्ट कर रहे हैं मतलब ये H प्लस एक्सेप्ट करेंगे। तो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा H3O प्लस, ये बनेगा H2CO3, ये बनेगा H2SO4, ये बनेगा NH4 प्लस। सामने की साइड कॉन्जुगेट बेस बनाना है, H प्लस निकाला OH माइनस, H प्लस निकाला CO3 2 माइनस, H प्लस निकाला SO4 2 माइनस, NH3 निकाला, उसमें से बचा NH2 और उसके ऊपर माइनस। काम खत्म, काम तमाम, इजी सिंपल। बस ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कॉन्जुगेट एसिड बेस दोनों बताने हैं तो हमेशा टेबुलर फॉर्म में रखो उसको। नेवर राइट इट कॉन्जुगेट एसिड अलग से, कॉन्जुगेट बेस अलग से, नहीं, वो वही कंपेयर करना चाह रहा है कि एक स्पीशी का कॉन्जुगेट एसिड क्या है, कॉन्जुगेट बेस क्या है। दैट्स इट। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लासिफाई द फॉलोइंग स्पीशीज into Lewis acids, Lewis bases and show how these species act as such। आपको बताना है कि ये लुइस एसिड या लुइस बेस है। तो सिंपल है यार, मैं अभी बता चुका हूं। OH माइनस, इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहां से डोनेट कर सकता है। सो यू विल राइट डाउन सिंस OH माइनस हैज लोन पेयर टू डोनेट, hence it will act as Lewis base LB। ठीक है, सिमिलरली F माइनस, अगेन ऑक्टेट कंप्लीट, lone pair है, it can donate this lone pair, again lone pair to donate, act as Lewis base। H plus, भाई साहब ये तो कंगाल है, ये तो भाई साहब अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो यहां लिखो लोन पेयर एक्सेप्टर है ये, लोन पेयर एक्सेप्टर, सो लुइस एसिड। ठीक है, फिर BCl3 आ गया, यहां पर बोरॉन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन्स, अगेन इट वांट्स टू एक्सेप्ट द लोन पेयर एक्सेप्टर, हेंस लुइस एसिड। तो 2 स्पीशीज लुइस बेसेस हैं, 2 स्पीशीज लुइस एसिड्स हैं। करेक्ट, सिंपल। काफी सारा जनरल फॉर्म में आपको ऑलरेडी जब मैंने एग्जांपल्स दिए तभी बता दिए थे, जनरल फॉर्म्स। ठीक है, वो अगर आपके दिमाग में है तो ये क्वेश्चंस चिंदी हो जाते हैं, एकदम फटाफट निकल जाएंगे। 1 मार्क के आते हैं, 2 मार्क के आते हैं एंड दे विल गो। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों रखा है कुछ भी नहीं, है कुछ भी नहीं, बस ये क्वेश्चन रखा है इसलिए बिकॉज इसका लैंग्वेज मुझे बहुत पसंद है और ये पिछले साल उद्गम, DPS और महाराजा अग्रसेन, ये 3 स्कूल ने पूछा था इन देयर मिड टर्म्स, तो इसलिए मुझे बहुत पसंद आ गया। बच्चे डर गए, क्वेश्चन पढ़ के डर गए। राइट द प्रोटॉन ट्रांसफर इक्विलिब्रिया फॉर फॉलोइंग एसिड्स in aqueous solutions and identify conjugate acid base pairs in each। बच्चे इतना घबरा गए कि सर ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस? अरे कुछ नहीं है भाई, प्रोटॉन ट्रांसफर इक्विलिब्रिया क्या, H2O जब HCN के साथ जाएगा तो भाई साहब ये एसिड है, ये बेस है, तो क्या बनाएगा, यहां बनाएगा Cn माइनस और बनाएगा H3O प्लस, बनाएगा ना, है कि नहीं? इसमें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कौन है, ये बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड, ऐसे ही लिखना है, दिस इज द बेस एंड दिस इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दिस। सिमिलरली HCN, उसने देखो H प्लस डोनेट किया ना, तो ये एसिड और Cn माइनस उसका कॉन्जुगेट बेस।
बस ये इक्वेशन लिखना था जो कि हमको बचपन से सिखा रहे हैं। अब तो सर इक्विलिब्रियम से सीख रहे हैं हम ये चीज, केमिकल इक्विलिब्रियम से, राइट। सिमिलरली बस इसमें आयंस आ गए, CH3COOH, उसको जब पानी में डाला तो ये बनाएगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस, दैट इज H3O प्लस, पानी है ना तो H3O प्लस बनेगा, सिंस वाटर इज देयर तो H3O प्लस बनेगा, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये और ये मिलके बनाएंगे एसिड और कॉन्जुगेट बेस का पेयर, ये और ये मिलके बनाएंगे बेस और कॉन्जुगेट एसिड का पेयर। खत्म हो गया, क्वेश्चन इज ऑल ओवर एंड ब्लडी 2 मार्क्स 2 marks, 2 equations, 2 identifications and khatam. You get 2 marks out of it. Just imagine how easily you are going to get these marks. और बच्चे बोलते हैं सर इक्विलिब्रियम टफ है। अरे कहाँ से टफ है भाई, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपके क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस है, और अगर आपके साथ मंजोत सर जैसे सर हैं डाउट सॉल्व करने के लिए, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है सर, फिर तो हम बम ब्लास्ट कर देंगे, है कि नहीं। बट क्वेश्चन ये है कि क्या आप प्रैक्टिस करोगे, क्या आप मेरे से डाउट्स लोगे, दैट्स द क्वेश्चन। बस इतना क्वेश्चन अगर क्लियर है तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज को समझना जरूरी है, लैंग्वेज को समझना जरूरी है। यस मोक्ष सर, वो लास्ट क्वेश्चन में जो फाइनल इक्वेशन थी वो कैसे है वो पता नहीं चला। कौन सी फाइनल इक्वेशन? सर ये CH3COOH प्लस H2O। जी ये एसिडिक एसिड है, दिस इज एन एसिडिक एसिड, ये यहाँ से H प्लस को डोनेट करता है। ये ऑर्गेनिक में सीखोगे, अभी के लिए इक्वेशन को रट ले, ऑर्गेनिक सीखने के बाद तू मेरे को आके बोलेगा सर क्या खाली कोटा रटवाते रहते हैं चीजों को, कितना सिंपल सा चीज है। अब क्या आप एसिडिक एसिड ये कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ के आए हो ना 10th में? हाँ सर। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है उसका? यस सर। तो यहाँ से H प्लस जो है वो डोनेट हो सकता है ना? यस सर। बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ओवर हियर। सो बस वो H प्लस मैंने यहाँ से निकाला, अच्छा। और ये H प्लस इसने एक्सेप्ट किया, H3O प्लस बन गया, तो बचा क्या पीछे, ये यहाँ से निकलेगा तो बचेगा क्या, CH3COO माइनस। ओके सर। एंड सर वो सॉरी उस पार्ट के लिए जैसे कि आपने 100 किया वैसे ही कॉल है। We'll talk about it after the class, okay? We'll talk about it after the class. Come on, let's go ahead. Calculate the concentration of hydroxyl ion in 0.1 molar solution of ammonium hydroxide having Kb value 1.8 into 10 to the power minus 5. Simple. मंजोत सर के 3 ब्रह्मास्त्र अगर आपके दिमाग में है तो ये क्वेश्चन चिंदी है। सिंपल, आप पहले लिखो गिवन में क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NH4OH, NH4OH 0.1 मोलर सोल्यूशन, तो इसका कंसंट्रेशन लिख दिया 0.1 मोलर लिख दिया। इसका Kb वैल्यू हमको दिया हुआ है 1.8 into 10 to the power minus 5, 1.8 into 10 to the power minus 5, ये वैल्यूज हमें दी हैं। अब फाइंड क्या करना है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो फाइंड मुझे करना है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, दैट इज OH माइनस आयन का, हाइड्रोक्सिल आयन का मुझे क्या करना है, कंसंट्रेशन फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, बट प्रॉब्लम कहाँ है, बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं यार, कंफ्यूज आ जाते हैं। और कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, वो कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि सर अप्रोच कैसे करें ऐसे क्वेश्चंस को। तो आप मेरे प्यारे बच्चे भूल जाते हो कि अब आपको एसिड बेस का कॉन्सेप्ट आ चुका है। अब आपको पता है कि ये NH4OH जब पानी में जाएगा तो ये भाई साहब NH4 प्लस और OH माइनस देंगे। अबे देंगे कि नहीं देंगे, हाँ कि ना, देंगे कि नहीं देंगे, देंगे ना, NH4 प्लस OH माइनस, करेक्ट, यही आयंस बनेंगे ना। तो जब बनेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर मुझे बताओ Kb का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, Kb का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा सर, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH, हाँ कि ना, थम्स अप दो, समझ में आया। सर Kb का वैल्यू दिया है, माना, सर NH4OH का कंसंट्रेशन दिया है, वो भी मान लिया सर, लेकिन इक्वेशन 1 वेरिएबल 2 है, NH4 प्लस का तो कंसंट्रेशन है ही नहीं,
तो यहां पर आपका सिंपल स्टोइकियोमेट्री मैथ्स यूज करते हुए उसने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की। क्या कंफ्यूजन था? आप भूल गए कि अगर इसका 1 मोल डिसोसिएट होता तो इसका 1 और इसका 1 मिलता ना। तो एनीवेयर एनी टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या मैं बोल सकता हूं दैट कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस? हाँ कि ना? एनी टाइम दिस इज गोइंग टू बी यस, बिकॉज 1 मोल से 1 मोल से 1 मोल। सिंपल है ना, इजी है ना। तो अब कुछ नहीं है, अब Kb इज इक्वल्स टू क्या मैं लिख सकता हूं, OH माइनस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH लिख सकता हूं ना। सिंपल है ना। बस यही था कंफ्यूजन जो वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, बट हमने लैंग्वेज को पकड़ लिया और उसको क्या कर लिया, स्टोइकियोमेट्री के साथ रिलेट कर लिया। यहां पर आंसर लिख लो, आपका कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आएगा that is 1.34 into 10 to the power minus 6 मोल पर लीटर, भूलना नहीं, मोल पर लीटर भूलना नहीं। 10 to the power minus 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 3 not 6, 3। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। छोटी छोटी चीजें पकड़ में आनी चाहिए। कंसेप्ट तभी बढ़ेंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। मेरे करवाए हुए 5 क्वेश्चन पे आप बोलो कि इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस हो गए, नॉट पॉसिबल। जब तक एनसीईआरटी पूरी तरह से सॉल्व नहीं होगा, जब तक एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चंस, एक बार एनसीईआरटी सॉल्व करो, वहां से कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर उसके बियॉन्ड तो क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। इज दैट क्लियर? परफेक्ट है, 100%। चलें आगे। कैन आई गो अहेड? चल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, अब आपको और कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन 0.05 मोलर सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, अब ये जो एसिटिक एसिड है, ये मेरे प्यारे बच्चे वीक एसिड है, और इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं। देखो, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड होता है ना, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड, वो हमेशा वीक ही होगा, वो हमेशा वीक ही होगा। मतलब वो 100% डिसोसिएट नहीं होगा, इट विल डिसोसिएट टू अ सर्टेन एक्सटेंट और इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूं एसिटिक एसिड का इक्वेशन है CH3COOH। जब ये डिसोसिएट होगा तो ये मुझे देगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस देगा ना, हाँ कि ना? देगा? एग्री करते हो? ओके। किसी ने पूछा है सर हाउ कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इक्वल्स टू OH माइनस, समबडी हैज आस्क्ड लास्ट क्वेश्चन, उसका मैं क्लियर कर देता हूं। अरे भाई, यहां पर देखो, 1 मोल से 1 मोल बनने वाला है और 1 मोल से ये भी 1 मोल ही बनने वाला है। तो कोई भी टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन, कोई भी टाइम पे अगर आप देखोगे तो NH4 प्लस का कंसंट्रेशन OH माइनस के इक्वल ही आ रहा है, क्योंकि 1 मोल और 1 मोल है। ऐसा ही वो रिलेशन यूज करने के लिए मजबूर कर सकता है जहां NH4 पर कंसंट्रेशन इज OH माइनस का डिवाइडेड बाय 2। अगर यहां पर बैलेंसिंग में 2 होता तो सो स्टोइकियोमेट्री का यूज हर जगह आने वाला है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस चीज को क्लियर कर लें। अभी भी समझ नहीं आया तो क्लास के बाद 5 मिनट रुक जाइए। परफेक्ट है। चल, यहां पर क्लियर है क्वेश्चन। अब देखो क्या दिया उसने, उसने इसका Ka दिया है, कितना, 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मुझे पता है कि ये एक वीक एसिड है। अच्छा, अगर नहीं भी पता होता, सपोज करो कि नहीं भी पता होता, तो क्या मैं Ka की वैल्यू देख के बता सकता था कि ये वीक एसिड है? हाँ, अपने को पता है K की वैल्यू इफ इट इज लेसर देन 10 टू द पावर माइनस 3 तो रिएक्टेंट फेवर्ड होता है रिएक्शन। याद करो, एप्लीकेशंस में हमने किया है, तो यहां तो वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर माइनस 6। तो ये रिएक्टेंट फेवर्ड है, मतलब ये ज्यादा होगा और ये दोनों आयंस जो है वो कम होंगे सोल्यूशन में। और अगर आयंस कम है तो मतलब ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर आयंस कम है तो ये एक
वीक इलेक्ट्रोलाइट है, प्लीज मेक श्योर कि आप 100% अटेंटिव रहें। बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं। I would want you to please take care of these। Ka की वैल्यू से हमने पहचान लिया कि ये एक वीक एसिड है। अब अगर ये वीक एसिड है, सपोज करो कि ये अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता, सपोज करो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता, तो अगर मैं इसका 1 मोल लेता तो खत्म होने पे इसका 1 मोल मिल गया होता और इसका 1 मोल मिल गया होता, बिकॉज स्टोइकियोमेट्री से 1 मोल से 1 मोल और 1 मोल मिलने वाला था। सिमिलरली अगर मैं इसका 2 मोल लेता तो ये 2 मोल और ये 2 मोल मिल गए होते। सिमिलरली अगर मैं इसके 0.05 मोल्स लेता तो ये भी 0.05 और ये भी 0.05 मिल गए होते। हाँ कि ना? क्लियर है ये चीज? बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि एसिड वीक है। अब एसिड वीक है तो ध्यान से देखो, जब वीक एसिड आ जाए तो आप बोलोगे कि अगर इसके C मोल्स हैं एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे, तो इन दोनों के 0 होंगे और इसमें से कुछ ही अमाउंट जो है वो डिसोसिएट होगा, कुछ ही अमाउंट जो है वो डिसोसिएट होगा। और वो कुछ अमाउंट को हम ऑलरेडी समझा चुके हैं, इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। सिंस यहां पर आयंस इन्वॉल्व है तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो एट t इज इक्वल्स टू t इक्विलिब्रियम पे मैंने बोला कि इसमें से अल्फा मोल्स डिसोसिएट हुए। कितने? अल्फा, सॉरी उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मतलब 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, तो C मोल्स में से कितना डिसोसिएट होगा? C अल्फा। ये कितना बनेगा? C अल्फा। ये भी कितना बनेगा? C अल्फा बनेगा। अब ध्यान से देखो, क्या मैं Ka का एक्सप्रेशन बना सकता हूं? concentration of CH3CO minus into concentration of H plus divided by concentration of CH3COOH। बोलो बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं? क्या मैं इसको लिख सकता हूं? ध्यान से देखो, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा। इक्विलिब्रियम पे आने वाले कंसेंट्रेशन यही थे ना? क्या मैं यहां से C कॉमन निकाल के इसको लिख सकता हूं 1 माइनस अल्फा, C कॉमन, C और C कट गया, बचा क्या? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ डिराइव कर दिया ना आप लोगों के लिए, आपको जितना छोटा लग रहा है ना उतने ही बम बढ़ा के करेगा। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये मैं डिराइव कर दिया है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो बाद में ले सकता है, कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए Ka का वैल्यू होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। कब? जब 1 मोल और 1 मोल दिख रहा हो तब। इसके अलावा 1 मोल 2 मोल 3 मोल ऐसे भी दिखते हैं, लेकिन वो आपको दिखेंगे आपके कॉलेज लाइफ के अंदर। 12th स्टैंडर्ड में नहीं होगा ऐसा कुछ भी, या 11th स्टैंडर्ड में नहीं होगा कुछ भी। तो आप ये फॉर्मूला वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिख सकते हो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट इज C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, वेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेयर अल्फा की वैल्यू इज मच लेसर देन 1। अल्फा की वैल्यू is much lesser than 1, hence we can say 1 minus alpha की value is approximately 1 only. तो equation drop downs to Ka is equals to C alpha square. Ka is equals to C alpha square. और अगर अल्फा की वैल्यू निकालूं तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ Ka by C. Under root of Ka by C. What is C? C is the concentration given. देखो ये रहा, C is the concentration given, 0.05 मोल। पक्का समझ में आया? सिंपल है ना? अब वो क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखो क्वेश्चन कर रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो H प्लस आयन के लिए मुझे C चाहिए था, वो मेरे पास है। मुझे अल्फा चाहिए था, वो मैं निकाल लूंगा। वो मैं क्या कर लूंगा? वो मैं निकाल लूंगा। अल्फा की इक्वेशन मैंने आपको दे दी।
और कुछ स्मार्ट बच्चे, कुछ मैथमेटिकल बच्चे जो मेरे हैं, वो बोलेंगे सर अल्फा थोड़ी निकालने के लिए बोला है, तो मैं अल्फा निकाल के अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं? क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता? यहां पर ध्यान से देखना, क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल्स टू सी अल्फा, अल्फा की वैल्यू सर मैं डायरेक्टली रख दूं अंडर रूट ऑफ के ए बाय सी। सर इस c को आप अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा c का स्क्वायर, और सर ये कट हो जाएगा। सर आप डायरेक्टली अंडर रूट ऑफ के ए इंटू सी करो ना, आपको डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मिल जाएगा, रादर देन कैलकुलेटिंग अल्फा। उसने बोला तो है ही नहीं क्वेश्चन में कि मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कैलकुलेट करके दो, किसका? CH3COOH का। ऐसा तो उसने बोला ही नहीं। उसने तो बोला मुझे तो डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस दो, आप भले डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के ले आओ, आई डोंट माइंड। बट अगर इसी क्वेश्चन में बोला होता कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड देन कैलकुलेट H प्लस, तो फिर दोनों स्टेप करने पड़ते, फिर अल्फा का भी कैलकुलेशन दिखाना पड़ता और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस भी दिखाना पड़ता। परफेक्ट है। तो सिंपली यहां पर आपका आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा अंडर रूट ऑफ 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 0.05, उसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 लिख सकता हूं, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। देखो कैसे कैलकुलेशंस को कैसे इजी करते हैं, कुछ ऐसे इजी करते हैं, 1.25 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और जब ये 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, 625 इसका वो बनेगा, तो 6.25 आपका आंसर हो जाएगा। 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 विल बी योर आंसर। इज दैट क्लियर? अरे भाई कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, आंसर दो, है कि नहीं? आंसर दो। 625 का स्क्वायर रूट is 25, sorry, not 6.25, 25, sorry, 25. 625 का स्क्वायर रूट will be 25. करेक्ट है? सिंपल हो गया ना? कैलकुलेशंस इजी कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। बस पॉइंट है कि क्या आपने नोट डाउन किया कि नहीं, क्या आपने इस इक्वेशन को नोट डाउन किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज क्लास। क्या आपने इस इक्वेशन को नोट डाउन किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कब होगा? जब अल्फा की वैल्यू मच मच लेस देन 1, और आप लोगों के लिए अल्फा की वैल्यू मच मच लेस देन 1 ही आएगी। अल्फा की वैल्यू मच मच लेस देन 1 ही आएगी। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो यार, बहुत सिंपल है, कैलकुलेट करके देख लो, अल्फा बहुत ही छोटा वैल्यू आएगा उसका। करेक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क क्वेश्चन। मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं बताऊंगा, ट्राई योरसेल्फ, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस। अगेन एसिटिक एसिड के बेसिस पे ही है, बट इस बार आपको उल्टा घुमा दिया मैंने अल्फा दे दिया और मैंने बोला के ए निकालो। अल्फा दे दिया है और मैंने बोल दिया के ए निकालो। अल्फा 2% है, उसको हम लिख सकते हैं 0.02, वी कैन राइट इट 0.02। याद रखना 0.02 कितने मोल्स में से? 1 मोल में से डिसोसिएट होगा। और कभी भी मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी आप ये इक्वेशन में पढ़ो ही नहीं, आप ऐसे ही लिखो CH3COOH, ऐसे रिप्रेजेंट करो CH3COO माइनस प्लस H प्लस एट टाइम t is equals to 0, कंसंट्रेशन C 0 0 एट टाइम t is equals to t इक्विलिब्रियम। ये दिखाना रहता है C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, तो Ka का वैल्यू हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू दी हुई है, एंड सिंस अल्फा की वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल, देखो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 है यार, 0.02, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0, तो आप इस चीज को नेग्लेक्ट कर सकते हो कि ए का वैल्यू आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर इनटू C। C क्या है? C दिया हुआ है भाई। इज दैट क्लियर? यस यस। The lecture will be uploaded in the Google Classroom for 3 days, right? It will be valid for 3 days. 3 days के बाद link expire हो जाएगा, so you have to watch it before your next regular class. All right, perfect है, सिंपल है, मजा आया? आज की क्लास में मजा आया? नेक्स्ट क्लास में आने से पहले, वेंसडे की क्लास में आने से पहले आपके और 2 या 3 वीडियोस आ जाएंगे, शायद
2 वीडियोस कल आ जाएंगे और 1 वीडियो वेडनेसडे मॉर्निंग आएगा, या फिर शायद हो सकता है सिर्फ 2 ही वीडियो आए, हो सकता है, ठीक है। बी ऑप्टिमिस्टिक। इज दिस वर्किंग आउट व्हेन आई एम सेंडिंग वीडियोस? इज दिस वर्किंग आउट? हाँ, थोड़ा आप कॉन्सेप्ट पढ़ के आते हो तो मेरे लिए क्वेश्चंस करवाना आसान हो जाता है कि नहीं? एंड एज यू सॉ टुडे, अगर मैं आज आपका एसिड बेस थ्योरी कवर करवाता लाइव क्लास में तो मैं क्वेश्चन नहीं ले पाता, उसके लिए मुझे नेक्स्ट क्लास का यूटिलाइजेशन करना पड़ता। सो थ्योरी पार्ट आई विल कवर इन योर वीडियोस वेयर आई विल टेक द रिव्यू ऑल्सो। मैंने रिव्यू भी लिया, कोई डाउट है मैं वो भी लूंगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं एंटरटेन नहीं करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि आप वीडियो देख के आओ, ठीक है? इज दैट क्लियर? 100% गुड। सो विद दिस गुड नोट, कीप स्माइलिंग, take care of yourself, always be positive. I am there for 5-10 minutes and also I am giving you the trick for solving quadratic equation, so please hold on and stay back before leaving the class. Okay? Yes.